हेलो दोस्तों, कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को कहानी देखने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। आज की कहानी भाग 15 शुरू करने जा रही हूँ। उर्मिला देवी अभिमन्यु की तरफ से बात करने के लिए प्रताप सिंह के कमरे में आई हुई थी। प्रताप सिंह उनकी बात सुनकर गुस्सा हो गए और उसे अभिमन्यु को शादी के लिए मनाने की सख्त चेतावनी दी। तुम अच्छे से जानती हो कि हम कोई काम बेवजह नहीं करते। बोलते हुए प्रताप सिंह वहाँ लगे काउच पर बैठ गए। आपकी जगह कोई और होता और हमसे सवाल करता तो फिर भी हम सोचते, लेकिन आपसे यह उम्मीद नहीं थी उर्मिला। सब कुछ जानते हुए भी आप हम पर सवाल उठा रही हैं। आप जानते हैं ना बड़े दादा साहब, अभिमन्यु कितना जिद्दी है। अगर जिद्दी है तो तुम समझाओ उसे, बताओ कि वह कितना किस्मत वाला है जो उसे इस काम के लिए चुना गया है। वह खास है, तभी इतना सब कुछ देखने के बावजूद अभी तक जिंदा है। प्रताप सिंह की बात सुन उर्मिला के दिमाग में उस दिन की यादें ताज़ा हो गई जब बचपन में अभिमन्यु तहखाने में कैद हो गया था। उसने गलती से प्रताप सिंह और उनकी 3 पत्नियों को तंत्र साधना करते हुए देख लिया था। इस बात की गारंटी है क्या कि रवि एक चंद्रवंशी है? उर्मिला ने पूछा। तुम्हें हम पर संदेह है? बात संदेह की नहीं है बड़े दादा साहब। जानकी और साक्षी शादी के वक्त भी आपको यही लगा था कि वह चंद्रवंशी है, लेकिन शादी हो जाने के बाद उनके द्वारा की गई पूजा सफल नहीं हुई। दीपक भाईसा ने तो जानकी को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं रोहित किसी और लड़की को पसंद करता था। वह आज भी इस शादी से खुश नहीं है। हम नहीं चाहते जो रोहित के साथ हुआ वह हमारे अभिमन्यु के साथ भी हो। उर्मिला ने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की। आपकी चिंता जायज़ है, लेकिन इस बार हमें धोखा नहीं हुआ है। रावी ही चंद्रवंशी है। आप किस बिना पर कह सकते हैं? याद है रात को सभी बच्चे एक साथ बात कर रहे थे, तब अभिमन्यु और रावी साथ में मौजूद थे। उन दोनों के साथ होने से एक अद्भुत ऊर्जा का संचरण हुआ, जिससे तुरंत इस महल की बाकी बहुओं ने पहचान लिया। कौन सी बहुएं? उर्मिला ने हैरानी से पूछा। प्रताप सिंह के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने उर्मिला की बात का जवाब देते हुए कहा, एक ऐसा संयोग जिसे कोई आम इंसान देख सुन नहीं सकता। जब भी कोई चंद्रवंशी लड़की इस महल में प्रवेश करती है तो बलि दी गई चंद्रवंशी बहुएं अपने आप जागृत हो जाती हैं। वो उनके स्वागत में वंदन करती हैं। हमने अपने इन्हीं कानों से रात को उनका वंदन सुना था। उर्मिला, रावी और अभिमन्यु की शादी के बाद हम अमर हो जाएंगे। यह हमारी अंतिम बलि होगी। फिर कोई खून नहीं बहाया जाएगा। प्रताप सिंह ने झूठ बोला। उसने रात को विलाप कर रही बहुओं के रुदन को वंदन का नाम दे दिया। प्रताप सिंह ने सारी बातें उर्मिला को बता दी थी। यह सुनकर उसकी आंखें नम थी। उसे रवि और अभिमन्यु के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उसे उदास देखकर प्रताप सिंह अपनी जगह से खड़े हुए और उसके पास गए। तुम्हें इनके लिए दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने अपना हर एक कर्तव्य बखूबी निभाया है। अरे हमारा रविंदर तो किस्मत वाला है जो उसे शादी के लिए तुम मिली। प्रताप सिंह ने प्यार से उसके सर पर हाथ फिराया। क्या रावी भी बाकी चंद्रवंशी बहुओं की तरह? बोलते हुए उर्मिला चुप हो गई। प्रताप सिंह उसकी बात का मतलब समझ चुके थे। हाँ, रावी भी बाकी चंद्रवंशी बहुओं की तरह यहाँ महल में कैद हो जाएगी, लेकिन एक अच्छी खबर दी है। रावी तो कैद हो जाएगी, लेकिन हमारी सुनैना, सुभद्रा और सुकृति आज़ाद हो जाएंगी। उर्मिला देवी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसे चुप देखकर प्रताप सिंह ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां बहनें थीं और अपने कर्तव्य को निभाने के लिए अपनी बलि दे दी। हम इस बारे में जानते हैं। उर्मिला ने धीमी आवाज़ में कहा। हाँ, वो इसलिए क्योंकि तुम उन तीनों के खानदान से ही हो। तुम्हें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारा प्रतापगढ़ और वंश पूरी तरह नष्ट होने की कगार पर था, तब उन तीनों ने अपना बलिदान दिया और इसे नष्ट होने से बचाया। इसे फिर से हरा भरा और
समर्थ बनाने के लिए रास्ता निकाला। हमें भी चंद्रवंशियों की बलि देकर अच्छा नहीं लगता। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा कुल नष्ट हो जाएगा। प्रताप सिंह जिस कहानी के बारे में बता रहे थे वह उर्मिला बचपन से सुनते आ रही थी। एक वक्त ऐसा आया था कि बीमारी और अकाल में प्रतापगढ़ पूरी तरह विनाश के कगार पर था। प्रताप सिंह उस वक्त वहाँ के राजा थे और वह भी उस बीमारी से बच नहीं पाए थे। ऐसी परिस्थिति में उनकी तीनों पत्नियां सुभद्रा, सुकीर्ति और सुनैना जो बहनें थीं, उन्होंने तंत्र साधना का सहारा लिया। उन्होंने खुद की बलि दी और प्रताप सिंह को फिर से स्वस्थ कर दिया। तंत्र साधना के जरिए वह अभी भी जिंदा थी और उसी तंत्र साधना के सहारे उन्होंने अपने कुल को बचाने के लिए चंद्रवंशियों की बलि देने का उपाय खोज निकाला था। पिछले कई सालों में कोई भी बलि न देने की वजह से प्रताप सिंह काफ़ी कमज़ोर हो गया था। इस बार बहुत जतन करने के बाद उसने रावी के बारे में पता लगाया और उसके चंद्रवंशी होने का संदेह होने पर तुरंत उसकी शादी अभिमन्यु से तय कर दी। अब बातें बहुत हो गई हैं। हम जानते हैं आप अभिमन्यु को सच नहीं बता सकती, लेकिन उसे इस शादी के लिए कैसे भी करके मना लीजिए, प्रताप सिंह ने कहा। आप जानते हैं ना वह बचपन से कितने जिद्दी हैं, लेकिन साथ ही अपने माँ के लाडले भी। वह आपकी कोई बात नहीं टालते। उन्हें कहिएगा कि उन्हें रावी से सिर्फ शादी करनी है, निभानी नहीं। उर्मिला ने हाँ में सिर हिलाकर हामी भरी। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर फिर से प्रणाम किया और कहा, अब इजाज़त दीजिए। प्रताप सिंह ने हामी भरी और उसके सर पर हाथ फेराकर आशीर्वाद दिया। उर्मिला उनके कमरे से बाहर निकल आई थी, लेकिन साथ ही असमंजस की स्थिति में थी। ना तो अभिमन्यु और ना ही प्रताप सिंह उसकी बात सुनने को तैयार थे। ऊपर से प्रताप सिंह का पूरा प्लान सुनने के बाद उसे रावी के लिए डर लग रहा था। हे माता रानी, अब आप ही हमारी मदद कीजिएगा। रावी बहुत मासूम है, ऊपर से उसके तो माँ बाप भी नहीं हैं। उसके ऊपर आए इस संकट से उसे छुटकारा दिलाए। उर्मिला ने मन ही मन प्रार्थना की। वह अभिमन्यु से बात करने के लिए उसे ढूंढ रही थी, लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ अभिमन्यु तपस्या को लेकर तहखाने में गया। तपस्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वह बार बार अभिमन्यु से पूछे जा रही थी, लेकिन उसने उसे कुछ नहीं बताया। अभिमन्यु और तपस्या तहखाने की सीढ़ियाँ उतर रहे थे। उस महल और सीढ़ियों को देखकर तपस्या को वही कहानी याद आने लगी जो उसने राजकुमार तपस्या के बारे में पढ़ी थी। ये महल भी कुछ वैसा ही लगता है जैसा उस किताब में लिखा था। आखिरी बार बलि देने के लिए राजकुमार तपस्या को इसी तरह के तहखाने में लाया गया था जो सीढ़ियों के जरिए नीचे आता था। तपस्या ने अपने मन में सोचा, थोड़ी देर पहले तो मुझे सवाल पूछ कर परेशान कर रही थी, अब क्या हो गया जो चुप हो गई। उसे चुप देखकर अभिमन्यु ने पूछा, कुछ नहीं, चलो नीचे चलते हैं, तपस्या ने जवाब दिया। वह दोनों नीचे पहुँचे। तब तहखाने में अंधेरा था। अभिमन्यु और तपस्या ने अपने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और वहाँ देखने की कोशिश करने लगे। वह जगह बिल्कुल खाली थी। रोशनी होने की वजह से कुछ चमगादड़ उड़ती हुई आई और शोर करने लगी। उनके आते ही तपस्या और अभिमन्यु ने जल्दी से अपने अपने फ़ोन की लाइट बंद की। ऐसे लग रहा है जैसे बरसों से यहाँ कोई नहीं आया होगा, तपस्या ने कहा। हाँ, तभी इन बैट्स ने अपना घर यहाँ बना लिया है, अभिमन्यु ने जवाब दिया। अभिमन्यु प्लीज़ यहाँ से वापस चलो, मुझे सफोकेशन फील हो रहा है। यहाँ तो बरसों से सफाई भी नहीं हुई, इतनी धूल मिट्टी है कि सांस भी नहीं लिया जा रहा, तपस्या ने हाँफते हुए कहा। अभिमन्यु को लगा कि जो बरसों पहले उसने यहाँ देखा था वह उसे फिर से दिख जाएगा, लेकिन वहाँ कुछ मौजूद नहीं था। तहखाना धूल मिट्टी से भरा हुआ था। ऊपर से वहाँ चमगादड़ों ने अपना घर बना लिया था। इस वजह से उस जगह पर सांस लेना भी दुभर था। पूरे तहखाने में सीलन की बू आ रही थी। ठीक है, ऊपर चलकर बात करते हैं, अभिमन्यु ने कहा और तपस्या के साथ फिर से ऊपर आ गया। ऊपर आते ही दोनों ने राहत की सांस ली। तुम क्या वह जगह दिखाने के लिए इतना सस्पेंस क्रिएट कर रहे थे, तपस्या ने पूछा। मैं नहीं जानता मैं तुम्हें यह सब क्यों बता रहा हूँ, लेकिन बरसों पहले जब मैं यहाँ आया था
तब यह जगह बिल्कुल अलग थी। मतलब एक बार बचपन में मैंने गुस्से में रोहित भैया को पत्थर फेंक कर मारा। घर वालों की डांट से बचने के लिए मैं यहाँ आ गया। ओह, तो तुम बचपन से बहुत शरारती थे, तपस्या ने उसे परेशान करने के लिए कहा। शरारती नहीं था, लेकिन मुझे अकेले रहना पसंद था। अब आगे सुनो। जब मैं यहाँ आया तब शाम का वक्त था और मुझे नींद आ गई थी। आधी रात को जब मैं नींद से जागा तब मैंने यहाँ कुछ स्केलेटन्स देखे जिन्होंने कपड़े पहन रखे थे और वह किसी हवन कुंड के आगे बैठकर पूजा कर रहे थे। आज भी उन सब के बारे में सोचता हूँ तो दिल में एक अलग ही डर पैदा हो जाता है। यह सच में बहुत स्केरी है। उसकी बात सुनने के बाद तपस्या को भी डर का एहसास हुआ। मैंने भी जब उस बुक को पढ़ा था तो मेरे साथ भी अजीब अजीब चीज़ें होने लगी थी। हाँ, मैं तुमसे उस बुक के बारे में ही पूछना चाहता था। मुझे किसी भी साइट पर उस तरह की बुक दिखाई नहीं दी। वह किताब मेरे बैग में कैसे आई, इस बात को सोचकर तो मुझे आज भी हैरानी होती है। मैंने लाइब्रेरी से उससे सेशन नहीं करवाया था। उस किताब में क्या लिखा था, क्या तुम मुझे बताओगी? तपस्या ने उसकी बात पर हामी भरी और उस किताब के बारे में सोचने लगी। वह अभिमन्यु को किताब के बारे में बताने लगी। वह राजकुमारी तपस्या की कहानी थी जो विक्रमगढ़ रियासत की राजकुमारी थी। उसे प्रतापगढ़ के किसी राजकुमार से प्यार हो गया था। उसकी किस्मत अच्छी कहूँ या बुरी, जो उसकी शादी उस राजकुमार से हो गई। अगर उसकी शादी उस राजकुमार से हो गई तो उसकी किस्मत बुरी कैसे हो सकती है? अभिमन्यु ने हल्का हंसकर कहा, क्योंकि वह शादी ही उसकी बर्बादी का कारण बनी। उसने जिससे प्यार किया था उसने उसके साथ छलावा किया। राजकुमार बुरा नहीं था, लेकिन उसके घर वालों ने राजकुमारी तपस्या की बलि चढ़ा दी। महेंद्र प्रताप ने तपस्या को बलि से बचाने के लिए अपने हाथों से उसकी जान ले ली और उनके ऐसा करने पर उनके घर वालों ने महेंद्र प्रताप को उसी वक्त मार दिया। यह सच में बहुत अजीब है। कोई किसी के साथ प्यार करके इस तरह धोखा भी दे सकता है। अगर राजकुमार को सारी बातें पहले से पता थी तो उसे राजकुमारी से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। अभिमन्यु ने जवाब दिया। उसे वह कहानी सुनकर गुस्सा आ रहा था। तुम सही कह रहे हो, वह बुक पढ़कर मुझे भी ऐसा ही लगा था। आई डोंट नो तुम मेरी बात पर यकीन करोगे या नहीं, लेकिन उस बुक को पढ़ने के बाद मुझे अजीब अजीब सपने आने लगे, जैसे राजकुमारी तपस्या की जगह मैं दुल्हन बनी बैठी हूँ और कोई मेरी बलि देने वाला है। जैसे ही तपस्या ने अपने सपने के बारे में बताया, अभिमन्यु हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे पर डर के भाव थे। क्या हुआ अभिमन्यु, तुम चुप क्यों हो गए? तपस्या ने पूछा। क्योंकि कुछ इस तरह के सपने मुझे भी बहुत परेशान करते हैं। जैसे शादी के बाद मैं अपनी ही पत्नी को अपने हाथों से मार रहा हूँ, अभिमन्यु ने खोई आवाज़ में कहा। तपस्या और अभिमन्यु एक दूसरे की कहानी सुनकर हैरान थे। दोनों को एक ही तरह के सपने आना कैसे संभव हो सकता था? दोनों इस बारे में सोचकर परेशान हो गए थे। वह दोनों वहाँ खड़े एक दूसरे को देख रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ उर्मिला ने उनकी सारी बातें सुन ली थी।